बी पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत जो सुंदरकांड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे 6 नंबर श्लोक तक हमने अध्ययन कर लिया था। अब आगे आज हम सप्तम जो श्लोक है 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 7वें श्लोक और 8वां श्लोक और 9वें श्लोक का आज अध्यापन करवाऊँगा। इसको ध्यानपूर्वक देखना समझना। जो सप्तम श्लोक है वो है विनिष्पतद्भिषत चित्रे पुष्पावतंस के समूल पुष्प रचितेर शोके शोकनाशने। इसका जो पदच्छेद है वो है विनिष्पतद्भिषत चित्रे पुष्प अवतंस के समूल पुष्प रचिते अशोके शोकनाशने। इसमें जो शब्दों का अर्थ है वो शब्दार्थ किस प्रकार है कि विनिष्पतद्भि मीन्स वृक्षों से, विशेषतः निकलकर झड़ते हुए जो वृक्ष हैं उन वृक्षों से, शतशः मानी सैकड़ों की संख्या में, चित्रे ही विभिन्न प्रकार के, पुष्पावतंस के फूलों के बड़े बड़े समूहों से, फूलों के बड़े बड़े समूह से अथवा अर्थात गुच्छों से, समूल मूल अर्थात नीचे से लेकर ऊपर तक, पुष्प रचिते फूलों से बनाई हुई आकृतियाँ शोभायमान हो रही थी। अशोकई अशोक नामक, शोकनाशनी दुखों का नाश कर देने वाले, शोक माने दुखों का नाश कर देने वाले। अब इसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार होगा कि वृक्षों से विशेषतः निकल कर झड़ते हुए दुखों का नाश कर देने वाले अशोक नामक फूलों से बनाई हुई आकृतियाँ शोभायमान हो रही थी। इस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में विचित्र प्रकार के फूलों के बड़े बड़े गुच्छों से वृक्ष मूल अर्थात नीचे से लेकर ऊपर तक सुशोभित हो रहे थे। यहाँ पर जो अशोक वाटिका का वर्णन हो रहा है उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। इस श्लोक में भी पूर्व प्रसंगानुसार वाटिका में, अशोक वाटिका में विद्यमान अशोक नामक वृक्षों और अन्यान्य जो वृक्ष हैं उन वृक्षों से झड़कर नीचे गिरने वाले फूलों के गुच्छों का और उनसे बढ़ने वाली शोभा का वर्णन किया जा रहा है। एक निश्चित अवधि तक डाली पर रहने के बाद तथा निश्चित मौसम के आने पर वृक्षों से फूल झड़कर नीचे गिरते ही हैं। वाटिका में शोकों का नाश कर देने वाले अशोक, अशोक मतलब शोक का नाश कर देने वाला जो नामक वृक्षों से तो पुष्प झड़ ही रहे थे, साथ ही विभिन्न दूसरे वृक्षों से भी सैकड़ों की संख्या में विचित्र प्रकार की आकृतियों वाले फूल गिर रहे थे। एक ही स्थान पर अधिक संख्या में गिरने के कारण उनके गुच्छ बन चले थे और वे गुच्छ भी एक के ऊपर एक पड़े हुए ऐसे लग रहे थे मानो वृक्ष के मूल अर्थात नीचे से शुरू कर ऊपर तक ढेर सा बना दिया गया हो। इन गुच्छों के कारण वाटिका की भूमि शोभायमान हो रही थी। यहाँ पर वि और निस इन दो उपसर्गों से युक्त पत धातु से सत्र प्रत्यय के योग होने पर बनने वाले विनिष्पतत प्रातिपदिक की तृतीया के बहुवचन की विवक्षा में भिस प्रत्यांत विनिष्पतद्भि पद सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर शतशः है जो संख्यावाची सत शब्द से बनने वाले शतशः सैकड़ों की संख्या के साथ ही साथ प्रकार अर्थ का बोधक भी है। पुष्प अवतंस के ही पदों में का सवर्ण जो सूत्र है उससे सवर्ण दीर्घ संधि हुई है। मूलेन सहितम पुष्पम इति समूल पुष्पम, फूल के सभी भाग डंठल खुड़ियाँ केसर आदि इसमें विद्यमान है। सभाव के कारण मूल में तृतीया का प्रयोग हुआ है। रच धातु से कतः प्रत्यय होकर व्युत्पन्न रचित शब्द की तृतीया बहुवचन में रचिते ही पद बनता है। शोकनाशने ही अशोके इन दोनों तृतीयांत विशेषण और विशेष शब्दों के प्रयोग से अर्थ भी सर्वतः स्पष्ट हो जाता है तथा न नाश न शोक है इति नए तत्पुरुष समास की समस्तता भी सिद्ध हो जाती है। अब आ गया है अष्टम श्लोक। पुष्प भारातिभारेश्य स्पृद भीरिव मेदिनीम कर्णिकारे कुसुमिते किंसुकेश्य सुपुष्पिते, अर्थात
पुष्पभार अतिभारेश्च स्पृद्भिः इव मेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमिते किंसुकैः च पुष्पितैः सुपुष्पितैः। पुष्पभार खिले हुए भारी फूलों के अति भारी अत्यधिक भार के कारण च और स्पृशत भी स्पर्श करते हुए के समान ही वे वृक्ष लग रहे थे। मेदिनीम धरती को कर्णिकारे कनेर के कुसुमिते पुष्पित किंसुके पलाश के और सुपुष्पिते सुंदर सुंदर पुष्पों के द्वारा वे वृक्ष खिले हुए भारी फूलों के अत्यधिक भार के कारण धरती को स्पर्श करते हुए के समान ही लग रहे थे। फूलों से लदे हुए कनेर के और सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण पलाश के वृक्षों के कारण वह जो भूमि थी अशोक वाटिका की वह सुशोभायमान हो रही थी। प्रस्तुत श्लोक भी उसी अशोक वाटिका की भूमि और उसकी बढ़ती हुई सुंदरता उसके कारणों को रेखांकित किया गया है। अशोक वृक्षों के अलावा इसमें कनेर और पलाश नामक दो अन्य वृक्षों का वर्णन है। कनेर का तना और उससे निकलने वाली डालियां तुलनात्मक रूप से अन्य वृक्षों की अपेक्षा पतली होती है, जबकि कनेर पर लगने वाले फूल थोड़े अधिक भार युक्त होते हैं। स्वाभाविक है कि भारी फूलों के अधिक भार के कारण कनेर के वृक्ष सूख गए हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे वे धरती का स्पर्श कर रहे हैं। पलाश के वृक्ष पर लगने वाले फूल सुख रंगों के और बहुत ही सुंदर हुआ करते हैं। सुंदर पुष्प स्वयं तो सुंदर दिखते ही हैं, अपने आसपास में विद्यमान परिवेश को भी सौंदर्यमय बना देते हैं। उन्हीं के कारण वाटिका की भूमि सुशोभित हो रही थी। पुष्प भार अति भारे दोनों पदों में अक्ष से परे सवर्ण अच होने से यहाँ पर दीर्घ संधि है। स्पर्श धातु से परे निरंतरता के अर्थ में सत्री प्रत्यय के योग से व्युत्पन्न शब्द की तृतीय विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में स्पृश पद भी पद सिद्ध होता है। इव होने के कारण यहाँ पे उपमालंकार है और श्लोक के तृतीय और चतुर्थ दोनों चरणों में सभी चार पद तृतीय विभक्ति के बहुवचनांत रूप है और अंतिम पद में शब्द में पूर्व सौंदर्य वाचक सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और इस श्लोक में भी पूर्ववत की भांति ही अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। आगे नवम श्लोक है वह स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पूर्णागा सप्तपर्णास्य चंप कोदालकाश्च तथा। अर्थात स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पूर्णागा सप्तपर्णाः च चंपक उद्दालकाः तथा। अर्थात स देशः वह अशोक वाटिका का संपूर्ण प्रदेश व स्थान प्रभया चमक के कारण तेषाम उन सैकड़ों प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों व अशोक वृक्ष की प्रदीप्त जगमगा रहा था। मानो सभी ओर से सफ़ेद रंग के कमल या नागकेसर सप्तपर्णा 7 पत्तों वाले सतोने च और चंपक चंपा उद्दालक बहुवार तथा उसी प्रकार से वो शोभित हो रहे थे। अर्थात क्या है, उन सैकड़ों प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों तथा अशोक वृक्ष की चमक के कारण वह अशोक वाटिका का संपूर्ण प्रदेश सभी की ओर से मानो जगमगा रहा था। सफ़ेद रंग के कमल या नाग के 7 पत्तों वाले सतोने चंपा तथा बहुवार और उसी प्रकार से बहुत मोटे मोटे जड़ों वाले तथा मजबूत तनों वाले वृक्ष बहुत बड़ी संख्या में सुशोभित हो रहे थे। अर्थात यहाँ श्री हनुमान जी ने वृक्ष की ऊंची शाखा पर बैठकर संपूर्ण अशोक जो वाटिका है का चारों ओर से अवलोकन किया। जो संपूर्ण अशोक वन सैकड़ों प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों की चमक के कारण जगमगा रहा था। एक ही रंग वाले पुष्पों के कारण चमक उतनी ही नहीं बढ़ती जितनी कि बहुरंगी पुष्पों के कारण जगमगाहट में वृद्धि होती है। कहीं पर सफ़ेद रंग के कमल खिले हुए थे, इन्हीं को दूसरे शब्दों में नाग केसर भी कहा जाता है। एक कोने में सतोने के भी वृक्ष विद्यमान थे जिसकी हर टहनी में से 7 पत्ते निकलते हैं। इसी को सप्तपर्णता अयुग्म छंद भी कहा जाता है। चंपा और बहुवार के भी बहुत सारे वृक्ष वहाँ पर थे जो सुगंध को फैला रहे थे। इसका कुछ वृक्षों की जड़ें तो कुछ अन्य वृक्षों के तने बहुत ही मोटे और मजबूत दिखाई दे रहे थे।
इस प्रकार यहाँ पर प्र उपसर्ग पूर्वक भाषण धातु से स्त्रीलिंग की विवक्षा में निर्मित आबंत शब्द की तृतीय विभक्ति के एकवचन में प्रभया शब्द बना है। प्र उपसर्ग पूर्वक दीप्त धातु और कतः प्रत्यय तीनों के से प्रदीप्त बना है, जो यहाँ देश का विशेषण है। सर्वनाम सर्व शब्द से तसिल तस प्रत्यय होकर के सर्वतः पद बनता है, जो सभी ओर से अर्थात समग्र दिशाओं और दशाओं का द्योतक है। चंपक उद्दालक दोनों शब्दों में आदि गुण से गुण संधि का विधान है। इस प्रकार आज यहाँ तक ही बताया गया है। आज यहाँ तक अध्ययन कराया है। बाकी आगे के अध्याय में अध्ययन करेंगे, कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।